दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम गुलाम वंश के अंतर्गत गयासुद्दीन बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो आज हम लोग जो है गयासुद्दीन बलबन के बारे में जो है चर्चा करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो एक गुलाम की हैसियत से जो है उठकर अपनी योग्यता के दम पर पहुंचता है सुल्तान के पद पर। उनके जीवन परिचय को थोड़ा सा हम लोग जो है संक्षेप में ये जानने का प्रयास करते हैं। उनका जीवन परिचय, ये इलवरी जाति के तुर्क थे। बलबन जो है इलवरी जाति के तुर्क थे। आपको ये बताना है कि गुलाम वंश के अंतर्गत और कौन से शासक थे जो इलवरी तुर्क से जो है ताल्लुक़ रखते थे। बहाउद्दीन इनका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, और मंगोलों ने बचपन में ही इनको जो है पकड़ लिया था और ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी, ये बसरा के रहने वाले थे, ने गजनी में इसको जो है खरीद लिया था मंगोलों से, जो है किसको, बलबन को। 1232 ईस्वी में इन्हें जो है दिल्ली लाया जाता है। 1232 ईस्वी में जो है इनको कहाँ लाया जाता है, दिल्ली। और यहाँ पर जो है इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद जो है इसको जो है खरीद लेता है। किनको, जो है बलबन को। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ के विजय के बाद इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा, तो जो है ग्वालियर विजय के बाद जो है ये 1233 की घटना है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखें कि इल्तुतमिश ने खरीदने के बाद इसको जो है खसदार के पद पर जो है बिठाया। ये पूछा जाता है किस पद पर दिया, खसदार के। और इनकी योग्यता से प्रभावित होकर जो चालीसा का गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, तो चालीसा में भी शामिल किया गया किसको, जो है बलबन को। रजिया सुल्तान के समय इनको जो है अमीर शिकार का जो है पद दिया जाता है, और बहराम शाह के समय इनको दिया जाता है अमीर आखुर का पद। और साथ ही साथ षड्यंत्र में भाग लेने की वजह से, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की वजह से जो है इनको रेवाड़ी की जो है जागीर भी दी जाती है। किनको, बलबन को। अमीर हाजिब का पद उनको प्राप्त होता है अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में, और साथ ही साथ जो है हासी की जो है जागीर भी उनको दी जाती है। किनको, ये बलबन को। और उसके बाद जो है नायब ए ममलिकात और अमीर हाजिब का भी जो पद उनको दिया जाता है। किनके समय, जो है नासिरुद्दीन महमूद के समय में। यहाँ से जो है उनका जो है एक बड़ा ही उछाल आता है उनकी जो है पद में, उनकी जो है प्रतिष्ठा में। उलुग खां की उपाधि दी जाती है नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। 1249 में उनके जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है ये उलुग खां की उपाधि। चलिए, इसके बाद जो है ये शाही छत्र का भी जो है प्रयोग करने लगते हैं। कब, 1200 जो है ये 1254 की घटना है। और लास्ट में 1266 में जो है नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो वो सुल्तान बन जाता है। नासिरुद्दीन महमूद जो है उनके जो है रिलेशन में दामाद भी लगते, अपनी बेटी की शादी किए थे। और इस तरह से जो है वो 1266 में, 1246 में जो है इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। उस समय से लेकर यहाँ का 20 साल, और उसके बाद 66 से लेकर अगला 20 साल जो है ये सुल्तान के रूप में जो है, तो 40 साल तक का एक बड़ा शासन कह सकते हैं एक तरह से। मृत्यु इनकी 1280 में हो जाती है, 1286 में हो जाती है, 80 वर्ष की अवस्था में। तो ये संक्षेप में जो है गयासुद्दीन बलबन का जीवन परिचय। और यहाँ जो भी चीज़ बताया गया, यहाँ से लगातार सवाल पूछा जाता है कि किस समय वो अमीर आखुर थे, किस समय अमीर हाजिब थे, किस समय जो है अमीर शिकार थे, इल्तुतमिश ने किस पद पर बैठाया, और अमीर हाजिब जो है कौन बनाया, और उनको जो है उलुग खां की उपाधि कब दी गई, किसके द्वारा दी गई, और किस जाति के तुर्क थे। ये सारे के, बचपन का नाम उनका क्या था, ये सारे के सारे जो है सवाल उनको से जो है यहाँ से पूछा जाता है। दिमाग में इसको रखिएगा। चलिए,
बलबन का राजत्व सिद्धांत अगर बलबन से पूछा जाए एक ही सवाल जिनके वजह से बलबन जाना जाता है तो वो है उनका जो है राजत्व सिद्धांत। क्या है राजत्व सिद्धांत, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बलबन का जो है राजत्व सिद्धांत, ये राजत्व सिद्धांत लाने का उद्देश्य क्या था, बलबन का राजत्व सिद्धांत है क्या, इसको हम लोग इधर देखेंगे। पहले उद्देश्य देखते हैं, इसको लाने का उद्देश्य क्या था। तो सुल्तान की जो शक्ति है, सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना एवं सामंतों की शक्ति में कमी करना। क्यों कि इससे पहले जो भी शासक थे, इल्तुतमिश के बाद जो भी जो है शासक हुए, उन 30 वर्षों में उसमें जो है ये सामंतों का दबदबा रहा और बलबन भी सामंत ही था। तो बलबन को ऐसा लगता था जब तक सामंतों की शक्ति को कम नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं सुल्तान की जो है गरिमा और प्रतिष्ठा की ये खिलाफ जाएगा और वो जो है सत्ता को अस्थिर करते रहेंगे। कौन, सामंत। तो इसी वजह से, मूल रूप से इसी वजह से बलबन के द्वारा जो है ये राजत्व सिद्धांत लाया गया। ये राजस्व सिद्धांत का जो आधार था वो ईश्वर को केंद्र में रख के इसको डिजाइन किया गया। ईश्वर, शासक और जनता, ये जो है त्रिपक्षीय संबंध पर आधारित था, जो है टिका हुआ था। क्या, बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन ने दिखावटी मान मर्यादा और दरबार की जो तड़क भड़क है वो राजत्व के लिए जो है आवश्यक बना दिया। पूरे शासनकाल में ये कभी भी साधारण व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहे, साधारण व्यक्ति से जो है वो बात नहीं। उनका कहना था कि जो है शासक को जनता से जो है बहुत ज़्यादा अटैच और बहुत ज़्यादा अलग जो है नहीं रहना चाहिए, ये मानना था किसका, जो है बलबन का। चलिए, वो यहाँ तक कहते हैं कि मैं जब नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा जो है खून खौलने लगता है, ऐसा जो है बरनी जो है चर्चा में करते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा जो है दिमाग में रखिएगा। उसने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए फारस मतलब ईरान, फारस के रहन सहन, रीति रिवाज का जो है अनुकरण किया और अपने पौत्र का जो नाम है वो फारसी शासकों की भांति कैकुवाद, कैखुसरो, कैयुमर्स आदि रखा। नवरोज का भी पर्व, ये भी ईरान में मनाया जाता है, ये भी फारस का पर्व है। नवरोज पर्व का भी जो उत्सव जो है प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा, बलबन के। ये सवाल जो है पूछा जाता है, दिमाग में रखिएगा। अब देखें राजत्व सिद्धांत, आखिर राजत्व सिद्धांत में किस की चीज़ों को डिजाइन किया गया, कैसे किया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये जो राजत्व का सिद्धांत है, ये राजत्व का सिद्धांत ईरान के सासानी जो शासक थे, सासानी वंश के शासक, वहाँ से ग्रहण किया गया। ये खुद का नहीं था, ये ईरान से जो ये ग्रहण किया गया, किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। ये अर्ध दैवी या दैवी स्वरूप के रूप में जो है इस सिद्धांत को जो है गढ़ा गया। इसमें कहा गया कि राजा जो है, राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। अब देखिए, बड़ा जो है विचित्र बात है, राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए और खुद क्या है, खुद है गुलाम। अब उस स्थिति में उनके द्वारा जो है एक कहानी गढ़ी जाती है और ये चीज़ कहा गया, खुद को उन्होंने जो अफरासियाब वंश, जो ईरान का जो है एक प्राचीन काल के बहुत ही वीर वंश माने गए हैं, जिनका जो है जिक्र है, भूल रहे हैं कि अफरासियाब वंश जो है, ये शाहनामा में इनका जिक्र है। शाहनामा में अफरासियाब वंश जो ईरान के प्राचीन वंश से ताल्लुकात रखते थे, वो कह दिया कि जो हमारे जो वंशज हैं, ये हमारे जो पूर्वज हैं, वो अफरासियाब वंश से ही ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम कहाँ से हुए, तो हम भी जो है राजवंश से संबंधित हो गए। ये किनका दावा हो गया, ये बलबन का दावा हो गया। और जो कोई भी लोग राजवंश से ताल्लुक नहीं रखते हैं वो जो है राजा के पद पर आसीन नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, ये जो अपने आप में बड़ी बात थी, कहाँ से, अपने आप को सामंतों से जो अलग दिखाने का। राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए एक, और जो है समान न्याय करना चाहिए। और इसका भी हम लोग देखेंगे, मुख्य रूप से इसका भी प्रयोग अपने सामंतों को जो है दबाने के लिए, उसकी शक्ति को जो है कम करने के लिए करता है, किसका, न्याय का। देखिए आगे देखते हैं। राजा जो है, ये भी कहा कि राजा जो है वो ईश्वर का जो है प्रतिनिधि होता है। इसको नियामत खुदाई कहा गया। नियामत खुदाई, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि नियामत खुदाई क्या था, तो ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का प्रतिनिधि किसको कहा, राजा जो है क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और उसका जो स्थान है पैगंबर, मतलब मोहम्मद साहब, पैगंबर के बाद आता है, उसके अलावा और बीच में कोई नहीं। ये कहना था किनका,
बलबन साहब का। और उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो न्याय संगत है। मतलब राजा जो है गलत काम करे सही काम करे वो सारे के सारे क्या है, न्याय संगत है। न्याय संगत इसलिए है वो किसके प्रतिनिधि है, वो ईश्वर के प्रतिनिधि। इसका साफ मतलब हुआ कि राजा के द्वारा किया गया कार्य ईश्वर के द्वारा ही किया गया कार्य समझा जाना चाहिए। ये समझाने का, ये बतलाने का प्रयास किया गया किसके द्वारा, ये बलबन के द्वारा। और उस हिसाब से अपने आप को जो है वो निरंकुश बनाया और उस निरंकुशता के ऊपर जो है किसी का अंकुश नहीं रहे। ये जो है इनके राजत्व सिद्धांत में ये चीज डिजाइन किया गया। अपने लिए जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही का जो है प्रयोग किया अपने लिए। ठीक है, इसका मतलब जिल्ले इलाही या जिल्ले अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर की छाया या ईश्वर की जो है परछाई। देखिए तो सारा चीज जो है ईश्वर को ही केंद्र में रख के गढ़ा गया। और इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं अपने जो है सामंतों को दबाने के लिए और अपने शक्ति को जो है, अपनी शक्ति को जो है बढ़ाने के लिए। चलिए हम लोग देखें आगे उसके बाद जो है क्या क्या किया गया बलबन के द्वारा। बलबन जो है स्वयं संपूर्ण राजसीय वैभव व उपकरणों के साथ जो है सदा दरबार में जो है उपस्थित होते थे। अपने निजी सेवकों के समक्ष भी जो वो कभी भी बिना शाही पोशाक मौजे और जो है मुकुट के उपस्थित नहीं होता था। गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद उसने अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या और आदतों में जो है परिवर्तन की, जो पहले का आदत था उनको जो है बहुत सारा आदत जो छोड़ दिया। जैसे क्या है, नृत्य, संगीत, मद्यपान, हंसी मजाक, इसको जो है दरबार में पूर्णतः जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, बंद कर दिया गया। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। दरबार में वह न तो कभी हंसता था और न ही इसकी किसी को इजाजत देता था हंसने का। मतलब उनके दरबार में जो हमेशा जो है गंभीरता जो है बनी रहती थी। दरबार में केवल वजीर ही उससे जो है बात कर सकता था। देखिए जितने भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी उससे कोई बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ वजीर को इजाजत थी जो है उनसे बात कर। ये क्या है, ये डिस्टेंस मेंटेन करने का और अपने आप को जो है ऊंचा दिखाने का जो है ये तरीका जो है बलबन के द्वारा अख्तियार किया गया। चलिए, उसने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए दरबार में फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा और पैबोस, यहाँ से ये सैकड़ों बार सवाल पूछा गया कि सिजदा और पैबोस जो है किसने लाया, ये लाया गया बलबन के। देखिए क्या था, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सिजदा का मतलब है घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना। घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना, ये था सिजदा। और पैबोस था सुल्तान के पांव को जो है चूमना। ये दो चीज इसको अनिवार्य कर दिया गया जो है दरबार में। अब जो भी सामंत, जो भी सरदार आते थे दरबार में, उनको सिजदा या पैबोस, सिजदा और पैबोस करना पड़ता था। और जो व्यक्ति इसको नहीं करता था, कहीं ना कहीं वो ऐसा समझा जाता था कि वो जो है सुल्तान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और या तो उसकी जो विरोधी है, और उस तरह के लोगों को जो है यन के प्रकार जो है उसको जो है दंडित किया जाता था बलबन के द्वारा। बलबन ने इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित चालीसा को जो है समाप्त कर दिया। और बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खां को विष देकर मरवा दिया। जिसने क्यों मरवाया, उसकी योग्यता और महत्वाकांक्षा को देखते हुए। जबकि इस शेर खां ने उसके प्रधानमंत्री के काल में, नायब के काल में उनकी बड़ी मदद की थी विपत्ति के समय में भी, लेकिन उसको जो है शेर खां को जो है विष दे के मरवा दिया। क्यों, ये इसमें योग्यता थी इनमें और जो है महत्वाकांक्षी थे। और ये दावा कर सकते थे जब मेरा चचेरा भाई अफरासियाब वंश का है तो मैं भी अफरासियाब का वंश का हूँ, तो बाद में हो सकता है ये शासक बन जाए। और इस डर से बलबन ने इनको जो है जहर देके जो है मरवा दिया। उसने न्याय के नाम पर भी जो है राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को कठोर दंड दिया। जैसे एक है बदायूं के अख्तादार मलिक बकबक और दूसरे जो अवध के अख्तादार जो हैबात खां। क्या हुआ भाई, ये मलिक बकबक को जो है कोड़े मार मार कर इनकी जो है हत्या कर दी गई एक, और दूसरे जो हैबात खां अवध के अख्तार, इनको 500 कोड़े और 20,000 टका का जो है ये जुर्माना देना पड़ा। क्यों भाई, कसूर क्या था इनका, क्योंकि उन्होंने अपने घरेलू नौकरों की जो हत्या कर दी थी। लेकिन मुख्य बहाना क्या था, वास्तविक कारण यह था कि तुर्क अमीरों की शक्ति को नष्ट करना और उनमें खौफ पैदा करने के लिए जो है न्याय का सहारा लेते हुए इस तरह का जो है इनके जो है दंड दिया करते थे।
बलबन ने निम्न वर्ग के तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और उन्हें चालीसा के जो है समक्ष स्थान दिलाने का प्रयास किया। मतलब ये किन प्रकार जो है चालीसा को नष्ट करने का प्रयास किया गया और अपने जो है समर्थक उसको लाने का प्रयास किया गया। बलबन ने अपने सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित करवाया और खुतबे में भी जो है उनका नाम पढ़वाया। अब देखिए क्या है, ये 1258 में मंगोल नेता हलाकू ने खलीफा की जो है हत्या कर दी। अंतिम खलीफा जो बगदाद के थे। इस हत्या के बाद भी जो है बलबन के द्वारा उनका जो अपने सिक्कों पर नाम जो है अंकित करवाया जाता है। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर उनका दोहरा चरित्र दिखता है। दूसरी एक तरफ तो वो मुसलमानों का नेता बनने के लिए ऐसा करें, दूसरी तरफ क्या है कि जो है इसी हलाकू कहाँ से, जिस समय ये जो है नायब रहते हैं, 1259 में जो है उनसे जो है संधि कर ली जाती थी। ये थोड़ा सा जो है विरोधाभास है उनके चरित्र को लेकर। चलिए देखें कि इनके समय में जो है एक विद्रोह होता है बंगाल में। विद्रोह एकमात्र विद्रोह इनके काल में होता है कहाँ पर, बंगाल में। ये घटना कब की है, ये घटना है 1279 की। कौन करते हैं, बंगाल के उस समय जो है अख्तादार रहते हैं तुगरील खां के द्वारा ये चीज़ किया जाता है और वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। बलबन जो है उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजते हैं, लेकिन वो सेना जो है पराजित हो जाती है। लेकिन जो सेना नायक है उनको मृत्यु दंड दिया जाता है बलबन के द्वारा, जो हार कर जो है सेना नायक आए थे। और स्वयं जो है बंगाल पर अभियान करते हैं और उसमें तुगरील खां को पराजित कर उनको जो है मृत्यु दंड दिया जाता है और उनके अनुयायियों को जो है गुलाम बनाकर जो है ले आया जाता है। बलबन की जो है कठोर रक्त और शस्त्र की जो नीति है वो नीति अपनाई। और इस नीति में क्या था कि विद्रोही की वो हत्या कर देते थे और उनकी स्त्री और बच्चों को जो है गुलाम बनाकर उनको क्या कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। इसी नीति के तहत उसने दोआब के मेवाती और जो है कटेहर राजपूतों को भी जो है सबक सिखाया। वो जहाँ छिपते थे जंगल को जो है साफ करवाया गया, उनके गांवों को नष्ट किया गया, उनकी हत्या की गई और उनकी स्त्री और जो है बच्चों को गुलाम बनाकर जो है बेच दिया गया। इसी नीति का पूछा जाता है किनको सबक, ये दोआब के क्षेत्र में किनको, तो मेवाती को और कटेहर के राजपूत को उनके द्वारा जो है सबक सिखाया गया। चलिए मंगोल आक्रमण का मुकाबला कैसे किया जाता है बलबन के द्वारा देखते हैं। ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र की घटना है और मंगोल आक्रमण होता और वो जो ब्यास नदी तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। ये बड़ा जो है भयानक आक्रांता थे, कौन, मंगोल। अब इसको समाप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग उसका पुनर्गठन करते हैं और इमादुल मुल्क को वजीर, ये दीवाने अर्ज या इसके जो प्रमुख हैं जिनको जो है आरिज मवाली कहते हैं, उनके पद पर जो है आसीन करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं और साथ ही साथ सीमांत क्षेत्र में जो स्थित किले हैं उनका पुनर्निर्माण करवाते हैं और साथ ही साथ नए दुर्ग का भी जो है निर्माण करवाया जाता है। किनके द्वारा, बलबन के द्वारा। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता है और अयोग्य और वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर उनको सेवा मुक्त कर दिया जाता है बलबन के द्वारा। प्रशिक्षण एवं शिकार के अभियान में सेना को जो है व्यस्त लगातार रखा जाता है ताकि चुस्ती और फुर्ती जो है बने रहे। अपने प्रिय पुत्र मोहम्मद की मृत्यु का सदमा जो है बर्दाश्त न कर पाने के कारण जो है 1286 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में जो उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी जो है ये जो है 1285 में वो मंगोलों का ही सामना करने के लिए गए थे ये मोहम्मद, और वहीं पर जो है लड़ाई में वो जो है मारे जाते हैं। अपने दूसरे पुत्र बुर्गा खां को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए जो है बुलाते हैं, परंतु बुर्गा खां जो है उनको जो है ये पसंद नहीं आता है। वो बंगाल के जो है अख्तादार थे और बंगाल में ही जो है रहना उन्होंने पसंद किया। वो विलासी और आराम पसंद थे, वो शासक बनना जो स्वीकार नहीं किया। इसके बाद बलबन ने अपने पौत्र, ये मोहम्मद के पुत्र थे, कैखुसरो को जो है अपना उत्तराधिकारी चुना। बलबन की मृत्यु के बाद कैखुसरो की जगह पर कैकुबाद जो है ये गद्दी पर बैठा। ये क्यों बैठा, ये दिल्ली के जो कोतवाल हैं फखरुद्दीन मोहम्मद, इनकी चाल थी। उन्होंने कैखुसरो को मुल्तान का जो है अख्तादार बनाकर जो है भेज दिया। ये उनकी कूटनीति थी और बदले में जो शासक बना दिया, किसको, शासक बना दिया कैकुबाद को। जबकि जो है बलबन के द्वारा जो उत्तराधिकारी चुना गया था वो चुना गया था कैखुसरो को। अब देखिए फखरुद्दीन मोहम्मद के जो दामाद थे उनका नाम था निजामुद्दीन ने कैकुबाद को भोग विलास के कुचक्र में फंसा दिया जानबूझकर और नाइब का पद ग्रहण करके
नाइब का पद ग्रहण करके सुल्तान के अधिकारों का जो है प्रयोग करने लगा। किसने? निजामुद्दीन ने। लेकिन कैकुबाद ने निजामुद्दीन को जो है जहर देके मरवा दिया। कैकुबाद ने गैर तुर्क जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये मतलब कहीं ना कहीं तुर्क सरदारों से अपना जो है पीछा छुड़वाना चाह रहे थे ये भी कैकुबाद ने गैर तुर्क जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना जो है सेनापति नियुक्त किया। इससे तुर्क सरदार जो है क्या हो गए? नाराज हो गए। कैकुबाद को वो सबक सिखाना ही चाह रहे थे, किसी तरह उनको जो है लकवा मार दिया। किसको? कैकुबाद को। तुर्क सरदारों ने कैकुबाद के 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन कैयुमर्स को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैयुमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की नींव डाली। ये 1290 की घटना है। तो इस तरह से हम लोग आज जो है बलबन के बारे में चर्चा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद करते हैं इससे आपको कुछ ना कुछ जो है लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ लाभ है तो इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जो है शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।